अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, पीटीआई रिलीफ और मुश्किलात के एक विशेष साइकिल, एक भंवर में फंसी हुई है। एक दरवाजे से रिलीफ मिलता है लेकिन अगला ही दरवाज़ा उन पर बंद कर दिया जाता है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत केस में बरी तो किया गया, मगर साथ ही नैब ने तोशा खाना के नए केसेस में इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाल दी और आज एहतसाब अदालत ने इन दोनों का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। दूसरी तरफ 9 मई के मुकदमात में भी तफ्तीश के लिए 11 रुकनी तहकीकाती टीम अडियाला जेल पहुँच गई। फिर सुप्रीम कोर्ट के जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसले को पीटीआई ने खुशाइंद करार दिया था। यकीनन एक बड़ा रिलीफ था उनके लिए, लेकिन इस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से कई सवालात हैं। एक तो ये कि उस सिलेक्शन कमीशन जिसके कंडक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही संगीन सवालात उठा दिए कि गैर आइनी काम के वो मुर्तकिब हुए, क्या वही इलेक्शन कमीशन अदालत की हिदायत को दियानतदारी से फॉलो करेगा? दूसरा मसला ये है कि पीटीआई के 41 अरकान के पास अब ये ऑप्शन है कि वो ख़ुद को पीटीआई का कारकुन डिक्लेयर करें, जिसके बाद असेंबली में पीटीआई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आ सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई ये इल्ज़ाम लगा रही है कि उनकी पार्टी के कारकुनान को वफादारियाँ तब्दील करने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। खबर यह आई कि झंग से MNA अमीर सुल्तान को अगवा किया गया और असद कैसर का इस पर कहना था कि लोगों की वफादारी को तब्दील करने के लिए उन पर जोर या दबाव डाला जा रहा है। जिसके पास इख्तियार है वो ताकत के जोर पर फैसले कर रहा है। तो इसी पर बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अब क्या क्या मुश्किलात आने वाली हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़ियाकार नज़मुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नज़मुल साकिब साहब, क्या उतना स्मूथली इम्प्लीमेंट हो जाएगा ये फैसला जितना स्मूथली आया? लगता ये है रामीन के ये चूहे बिल्ली का जो खेल कुछ अरसे से चल रहा है ये चलेगा। और इसमें यूँ समझिए कि जिस तरह समंदर की लहरें होती हैं ना, क्रेस्ट आता है, टर्फ आता है, उसके बाद फिर ये, क्योंकि अभी इन जो है ना आपकी ये जो लहरें हैं ये किसी किनारे पे पहुंचती हुई, साहिल पे लगती हुई नजर नहीं आ रही। अब ये कि ये फैसला तो आ गया पीटीआई के हक में, फिर उसके बाद इद्दत के केस में भी बरीयत हो गई। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं ना कि जो आपका जो हुकूमत इस वक्त है, याद रहे कि ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और पीटीआई को एक सियासी जमात के तौर पे उन्होंने कबूल किया और बताया कि वो एक सियासी जमात थी, है और रहेगी। उसके साथ उन्होंने यानी कुछ हिदायत भी दी। अब उन हिदायत पे अमल करना, उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आएगी, ECP आएगी। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जो करना है वो ये है कि ये जो 80 में से आपके 41 MNA हैं इनको हुक्म हुआ है कि ये अपना नोटराइज्ड फॉर्म में तो बताएं कि जी ये किस पार्टी से इनका ताल्लुक है, और उसके लिए उन्होंने 15 दिन दिए हैं और इसके बाद 7 दिन दिए हैं ECP को कि वो इनको नोटिफाई करें। अब दरियासना ये हुआ है, जिस तरह आपने अभी बताया कि झंग के एक जो अमीर सुल्तान साहब हैं उनको अगवा कर लिया जाता है। उसके बाद ये है कि दबाव की बातें आनी शुरू हो गई हैं। इम्प्लीमेंटेशन इस ऑर्डर की जो है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि अगर कोई इसमें मसला आता है तो हमारे पास तशरीफ लाएं, लेकिन उसके इन दोनों के बीच में बहुत सारे मराहिल हैं, ऐसे मरहले हैं जिसमें मसलन ECP ने कुछ करना है तो वो तो लैतोलाल से काम लेगी क्यों नहीं लेगी, क्योंकि उनके तो खिलाफ फैसला आया है। इसके बाद ये कि अगर आप हुकूमत के वज़रा को देखें पिछले 2-3 दिन से, जब से कि ये ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो तो इसको मानते ही नहीं है। और मैं पिछले एक दिन पहले देख रहा था, ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बाकायदा तौर पे उस पूरे यानी ऑर्डर की चीर फाड़ करके बताया है कि जी ये गलत। इससे तासुर क्या मिला? तासुर ये मिला कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि इसको नहीं मानना और रुकावटें इसमें डालनी ही डालनी है, और शायद रिव्यू में भी चले जाएं। उनकी जो इस वक्त कानूनी टीम है वो इस पर गौर कर रही है ताकि डिले इसमें हो। अब ये कि सेनेट के इलेक्शन अभी होने हैं KP में, उसके बाद ये सिचुएशन जो डेवलप हो रही है उसमें हमें एक तनाव की सी कैफियत लग रही है जो ज़्यादा होगी, और दबाव और ये हिसाब किताब जो सारे होते हैं ना कि अगवा कर लिया, दबाव डाल दिया, ब्लैकमेल कर लिया, कोई वीडियो आ गई, कोई ऑडियो लीक हो गई, ये सिलसिला अभी चलेगा। और वो लोग बेचारे जो हैं जो कि MNAs हैं, अब उनके लिए यानी PTI वालों ने कहा है कि उन्होंने उम्मीद जाहिर की है, राउत साहब ने ख़ास तौर पे दुआ भी की है
कि ये सारे के सारे पीटीआई के साथ रहें, क्योंकि अब इन्होंने पार्टी ज्वाइन करनी है और पीटीआई ये ज्वाइन कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये सारा कुछ तो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, कि तनाव भी हो रहा है, हुकूमत एक तरफ, पीटीआई एक तरफ, वगैरह वगैरह, लेकिन इसमें एक और कुंडी है, एक कोई पुरस्रार सी कैफियत मुझे नजर आ रही है, और वो आई है कि एक मर्द आजाद ने ऐलान किया है और उसने ये कहा है कि अगर हम हुकूमत बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। यहाँ पे आके जो है वो हमारी साजिशी थेरियां जो है ना वो जन्म लेती हैं कि ये असल में ये कौन सी खिचड़ी पक रही है, और ये शोरबा है कि ये दाल है, ये काली है या पूरी दाल काली है, इसका तो थोड़ी देर बाद पता लगेगा। लेकिन अखलाकी फतह पीटीआई की हो चुकी, खान के चेहरे पे मुस्कुराहट आ चुकी, लेकिन अभी बादल छटे नहीं हैं और ये सिलसिला चलेगा, जिस तरह मैंने कहा कि चूहे बिल्ली का ये केस चलेगा। सियासी वो जो बेयकीनी है उसका अगर किसी को ख्याल है कि वो ख़त्म हो जाएगी, इस पे अपनी आखिरी बात करता हूँ इस वक्त की, कि वो ख़त्म इसलिए नहीं होगी कि अभी तक तो यही पता नहीं चल सका कि सियासी बेयकीनी की डेफिनेशन क्या है। आप किसको सियासी बेयकीनी कह रहे हैं? खान को देखें, पीटीआई को देखें, अपोजिशन को देखें, मौलाना को देखें, उनकी डेफिनेशन अलग है। हुकूमत को देखें तो उनके लिए तो सियासी बेयकीनी है ही नहीं, वो तो मानते ही नहीं है, वो तो हुकूमत कर रहे हैं, कैबिनेट बनी हुई है, सारा कुछ हिसाब किताब चल रहा है। तो ये सियासी बेयकीनी ये चलती रहेगी उस वक्त तक जब तक के कहीं पे कोई ठंड नहीं पड़ती और ये जो हवाएं चलनी शुरू हुई हैं ये जोरों शोर से झगड़ों में नहीं बदलती। वरना ये है कि ये चूहे बिल्ली का खेल जो है ये कुछ देर तक तो चलता नजर आ रहा है, खान जेल से निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा और उस पे केस तारीख पे तारीख पड़ती नजर आ रही है। ठीक है राव खालिद साहब, एक टैक्टिक होता है दबाव डालने का, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आ जाती हैं या फिर अगवा जिस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं, वो एक टैक्टिक होता है। दूसरा हॉर्स ट्रेडिंग का मामला होता है। आसिफ अली जरदारी की स्टेटमेंट को अगर इससे लिंक कर दिया जाए, क्या आपको लगता है जरदारी साहब को ऐसा जादू चला पाएंगे अपना जिससे पीटीआई के कारकुनान को वो तोड़ पाएँ और पीपल्स पार्टी फिर अपने तरीके से इसको करे परसों? देखिए, सियासी जादूगर अगर वो होते या सियासी जादूगरों का काम चल रहा होता तो 8 फरवरी के रिज़ल्ट वो ना आते जो आए थे। इसलिए सियासी जादूगरी जो है इसको तो नहीं कहा जा सकता। ये तो एक कह ले कि गैर जमहूरी टैक्टिक्स हैं और गैर जमहूरी तरीके हैं, गैर सियासी तरीके हैं जिससे ये सारे मामलात को चलाने की कोशिश की जा रही है 8 फरवरी के बाद से। उससे पहले भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं थी। पहले मैं जिक्र कर दूं जो साहबजादा अमीर सुल्तान जिनका जिक्र आ रहा है NA 110 से हैं, ये मेरे आबाई जो घर है वो उसमें आते हैं। इनके वालिद साहबजादा नज़ीर सुल्तान MNA रहे, इनके ताया सेनेटर रहे और इनके एक ताया बहुत ऑनेस्ट और बड़े अपराइट ब्यूरोक्रेट रहे। तो ये बड़ी एक सुल्तान बाहू के गद्दी नशीन है और बड़ी कह ले रिस्पेक्टेबल फैमिली है और बड़े अपराइट किस्म के लोग हैं और कोई हैंकी फैंकी करने वाले ये नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये इनकी साहबजादा अमीर सुल्तान की शादी जिस घर में हुई है वो पीपल्स पार्टी के बड़े ब्लू आइड हैं सारे। अच्छा, जब ये तोड़ फोड़ हो रही थी मुझे ज़ाती तौर पे पता है इनको बड़ा प्रेशर डाला गया कि आप पीपल्स पार्टी में आ जाएं, तो ये नहीं गए थे उस वक्त जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हो रही थी और सारा गिरफ्तारियां वगैरह हो रही थी। तो अब अगर उनको ये कोशिश की जाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोशिश कामयाब होगी। सिवाय इसके कि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं जो भी हैं वो उनको मज़ीद शर्मिंदगी उठानी पड़े या और मज़ीद वो मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलें और ज़्यादा। मैंने कल इस फैसले के फ़ौरन बाद जो हमने प्रोग्राम किया था मैंने उसमें ख़दशे का इजहार किया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला एमिकेबली इम्प्लीमेंट होता है तो ठीक है, अगर ना हुआ तो उससे मसाइल बहुत बढ़ेंगे और मेरा ख्याल है कि हम उसी तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में जो ख़बरें हैं कि वो अपनी कुछ तावीलें देने की कोशिश कर रहे हैं और शायद वो मज़ीद भी करें कुछ ना कुछ। उसके बाद एक ख़बर ये भी आ रही है जो भोंपू हैं सरकार के, वो ये कह रहे हैं कि जनाब स्पीकर जो है उसके पास बड़े इख्तियारात हैं और जब स्पीकर के पास ये सारे आएंगे केसेस वगैरह के जी ये इस पार्टी में आ गए हैं तो स्पीकर क्योंकि पार्लियामेंट जो है ना वो अदलिया के इख्तियार से बाहर चली जाती है तो वहाँ पे वो फिर सारा कुछ वो मैनेज हो जाएगा। करने का मामला भी आ रहा है ना सामने। तो
जी जी, वो वही, हाँ, वो उसी तरह जो भी कानूनी उसमें वो मुशगाफियां करेंगे, तो वो तो कासिम सूरी ने भी की थी आर्टिकल 5 के तहत। उसका क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया था। अगर दायरा इख्तियार से बाहर थी तो वो तो PMLN के फेवर में गई थी और पीपल्स पार्टी के फेवर में गई थी। तो अभी मुझे लग ये रहा है, जो मंजरनामा बन रहा है कि PDM 1 जो थी उसने जिस तरह जजों को फ्लोर ऑफ द हाउस से धमकियां दी और जिस तरह से गुफ्तगू होती रही जजों के बारे में, सारी पार्टीज ने की, पीपल्स पार्टी समेत सारी जमातों ने की। अब ये PDM 2 जो है वो लगता है अदलिया के खिलाफ वर्ल्ड वार 2 शुरू करने जा रही है। ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मुझे लग रहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह की हो रही है वहाँ से फिर ये होगा। और ये सारा जो प्रोसेस है, इससे वो अदम इस्तेहकाम को, सियासी अदम इस्तेहकाम को जला मिलेगी, जला बख्शी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई उम्मीद ना रखें। मैं सच्ची बात है, मैं ज़ाती तौर पे बहुत मायूस होता जा रहा हूँ। मुझे था कि कुछ कोई अकल के को होश के नाखुन लोग लेंगे, मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे सारा, लेकिन ये है कि बहुत ही एक ऐसी कोई ऐसा मुझे सियाना आदमी पूरे सेटअप में नज़र नहीं आ रहा जो उसको सूरत हाल का इदराक हो कि हम क्या कर रहे हैं और किधर जा रहे हैं। ठीक बात है। इमरान खान ना हो, जरदारी ना हो, बिलावल भुट्टो ना हो, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ना हो, इस मुल्क का भी तो कुछ करना ना भाई। उनको तो आप जेल में डाल दें, फारग कर दें, फांसी लगा दें, हमला करा दें उन पे, जो मर्जी कर ले उनके साथ। मुल्क ने तो रहना है ना, मुल्क तो चल रहा है ना। मुल्क में 24 करोड़ आवाम मौजूद हैं, उनका स्टेक है, उसने तो चलना है ना। कोई तो बंदा हो जो इनको होश के नाखून लेने की सलाह ही दे दे, लेकिन को सुनने वाला भी नहीं है। मजे की बात ये है, अभी तक पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि कोई ना आवाम के अंदर से आती हैं। अभी कीनिया में देखे ना क्या हुआ है, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, आवाम सड़कों पर निकल आई। रेवोल्यूशन का क्या होगा? मैं आपको बता देता हूँ रेवोल्यूशन का। हम वैसे ऑफ द रिकॉर्ड बैठ के एक दिन डिस्कस कर रहे थे, रेवोल्यूशन क्या होगा। रेवोल्यूशन जो गरीब आदमी है जिसके पास घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, वो जब सड़क पे निकलेगा वो देखेगा, मेरे घर को देखेगा कि ये घर जरा साफ सुथरा सा बना हुआ है, तो ये भी मुझे लूट के खा गया, मेरा कोई कसूर नहीं होगा। वो मेरे घर में घुसेगा, घर को आग लगाएगा, गाड़ियां तोड़ेगा। मैं यही कह रहा हूँ, खदशा जो हमारी सोसाइटी में जो वायलेंस आ चुकी है, जो एक्सट्रीमिज्म आ चुका है, उसके नतीजे में हम एहतजाज नहीं करते, हम इनकलाब नहीं लाते, हम गाड़ियां जलाते हैं, हम लोगों को जलाते हैं, हम घरों को जलाते हैं, हम तबाही और बर्बादी की तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं छोटी छोटी चीजों के ऊपर। तो जब इनकलाब आएगा तो उसमें क्या होगा? वो लोग जिनका कोई कसूर नहीं है, जो उन लोगों के साथ खड़े हैं, जो सफर कर रहे हैं, वो भी रगड़े जाएंगे बीच में। और पता नहीं फिर अल्लाह बेहतर जाने, को अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, शायद कहीं सेंस प्रिवेल कर जाए। लेकिन फिलहाल नहीं लगता कि किसी को कोई होश है या ख्याल है कि ये मुल्क और इसके 24 करोड़ अवाम भी हैं, सिर्फ 200-400 हुक्मरान तबका नहीं है। नजमुल साकिब साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अपनी बात मुकम्मल करें, मैं साकिब की तरफ जाना। जी बिल्कुल, उसमें सिर्फ 1 मिनट में ये बताना चाहूँगा कि रेवोल्यूशंस जब आते हैं ना, तो उसके साथ तबाही भी आती है। और उसमें ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब हम रेवोल्यूशन की बात करें, जिस तरह के राव साहब ने किया, पॉजिटिव उसमें करें कि रेवोल्यूशन अगर आए तो फॉर द बेटर हो। देखिए, दुनिया भर में जो रेवोल्यूशंस की आप पढ़ती हैं ना, तारीख पढ़ती हैं, तो उसमें सिर्फ हम यही नहीं कह सकते कि जी रेवोल्यूशन आएगा आवाम से आएगा, कि यानी एलीट से आएगा। रेवोल्यूशन के 2 पहलू होते हैं, 2 रुख होते हैं, और उसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि रेवोल्यूशन हो फॉर द बेटर, फॉर द वर्स ना हो। सिर्फ चेंज नहीं चाहिए, अच्छा चेंज चाहिए। तो मैंने कहा ये आपको ठीक है, ये बड़ी आपने अहम बात की। साकिब, इस फैसले के हवाले से अगर बात करें, क्या पॉसिबल रोड ब्लॉक्स आपको अभी भी नज़र आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के इम्प्लीमेंटेशन में? एक तो बड़ी सादा सी बात है जो हुकूमत वक़्त को भी समझनी चाहिए कि पब्लिक ने जिसको मैंडेट दिया है उसके मैंडेट को तस्लीम करें और तस्लीम करके आगे बढ़ें। ये तो मेरा ख्याल में कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप जो है वो कह रहे हैं कि हम करना चाह रहे हैं और दूसरे को आप टाइम नहीं दे रहे। या तो ये है कि वो इलेक्शन करवाए ना जाते और ख़ुद ही जो है वो जो कुछ करना था उसको आगे बढ़ाते जाते। जब पब्लिक ने एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी को एक हद तक मैंडेट दिया है, दूसरी को दिया है, तीसरी, जितनी भी जमातें हैं, जितना जितना उनके पास मैंडेट है वो उसके मुताबिक ही उसको काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बड़ा ही फेयर है
कोई नजरिया जरूरत नहीं है। नजरिया जरूरत तब होता जब वो जो 78 नशिस्तें हैं वो इस हुकूमत के जो है वो उनको माले गनीमत की तरह जो है वो दे दी जाती। अब इसका हल यही है कि आप उनका वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है पार्लियामेंट में और उसके मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहे। ये अजीब सी बात है कि जो उनका मैंडेट है उसको तस्लीम करें, उनको एंगेज करें, बिठाएं, उनके सामने रखें कि हमने मुल्क को आगे लेकर चलना है, उनको कन्विंस करें। जब मैंडेट उनको भी मिला है, आपको भी मिला है, आपको किसी और अवाम ने मैंडेट तो नहीं दिया। जहां तक बात है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अमल दरामद की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा। ये वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं, वो होना ही होना है। उसकी वजह यह है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई हक जो है वो राइट वायलेट नहीं हुआ, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की ये नशिस्तें थी कि उनसे वो छीन कर दूसरी जगह दे दी गई हैं। सिंपल सी बात है, इनको वो एक माले गनीमत मिल रहा था, वो इनको नहीं मिल सका। इरफान सिद्दीकी साहब का एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, उस पर अमल होना है। इलेक्शन कमीशन जो इधर उधर की कर रहा है वो भी नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अगर कोई मसला होगा तो हमारे पास आ जाएं। बाकी रही बात कि उनके कोई MNAs हैं, उनको 1, 2, 3 को MNAs को ऊपर नीचे किया जा सकता है। 41 MNAs जो है उनके वो एफिडेविट सर्टिफिकेट्स वो जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा हो जाने हैं, क्योंकि जरा ये भी बता रहे हैं कि 90% एफिडेविट्स उन्होंने तैयार कर लिए हैं और मंडे को वो जो है वो जमा हो जाएंगे। उसमें कोई ऐसा इब्हाम नहीं है। आज समाअत थी अडियाला जेल में, कल मैंने बात की थी कि ये जो ट्रेंड है ये केसेस का, एक केस खत्म, दूसरे में गिरफ्तारी और इस तरह चलते चलते दर्जनों केसेस, तो ये ट्रेंड बड़ा खौफनाक है। ये तो ठीक है कि हुकूमत वक्त ये कहती है कि अगर वो बाहर आएंगे तो हमारे लिए मसाइल होंगे, लेकिन कल कोई और हुक्मरान बैठा होगा तो इसी हुकूमत के लोगों, जब ये अपोजिशन में होंगे तो वो इसी तरह इस्तेमाल कर रहा होगा, तो फिर उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जब आप खुद ये अमल कर रहे हैं। आज केस था जो अडियाला जेल में, वहां पे 8 रोजा फिजिकल रिमांड दिया गया है। तो इमरान खान जो है उनकी जानिब से मीडिया से बात भी की गई, तो उन्होंने कहा कि तोशा खाना का अगरचे ये तीसरा केस है, ये तो चले अदालतें डिसाइड करेंगी, जो बुशरा बीबी हैं उनका कोई लेना देना नहीं, उनको आप रिहा करें, मेरे खिलाफ जो केस चलाना है आप जो है वो चलाएं और आगे जो है बढ़ते जाएं। उनके केसेस तो चल रहे हैं, चले 20 जुलाई को है, फिर 22 जुलाई को है, फर्दर जो है चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे फिर मैं आऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो आपको मूड नजर आ रहा है, ये मजमूई तौर पर अदलिया का मूड है। पीडीएम की हुकूमत यह समझ रही है कि उस वक्त के जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, उनके खिलाफ उन्होंने इस तरह की तकारीर की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उनके खिलाफ एहतजाज में गए, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। अब डिफरेंट जो है वो अदलिया है, वो सिचुएशन वो बिल्कुल भी नहीं है। कल आपने देख लिया कि इद्दत के केस का फैसला जो हवाया उसमें बरियत हो गई, और आज जो है वो एक सनम जावेद का केस था इस्लामाबाद में, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया केस से। उनके खिलाफ जो है वो 10 जुलाई को ये केस बना था, तो उससे भी डिस्चार्ज कर दिया गया। तो ये एक पूरा एक आपको एक लहर नजर आएगी कि अब तो वो सिचुएशन जो है वो उस तरह की सिचुएशन नहीं है। इसलिए इस पे अमल होना है, मैंडेट उनको वापस मिलना है, जिनका मैंडेट जिनको पब्लिक ने दिया है। अब हल एक ही है कि हुकूमत वक्त अगर ये चाहती है कि चीजें स्मूथ चले तो फिर उनको एंगेज करें, उनके साथ बैठें। और उसमें यह है कि हुकूमत कहे कि हमने अपनी टर्म्स पे बैठना है, ये तो नहीं होगा, या जो वो कहें कि हमने अपने जो है वो टर्म्स पे बैठना है, फिर वो भी नहीं हो सकेगा। दोनों फरीक बैठेंगे तो मेरा ख्याल है कोई ना कोई हल जो है वो निकल आएगा। हुकूमत की जानिब अगर उनकी जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई ऐसा सॉलिड कोई जो है वो रीज़न या उसके ऐसा नहीं आई कोई चीज़, तो हुकूमत की जानिब से भी कोई ऐसी बात नहीं आई। बारहा हम ये कह चुके हैं कि कभी 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि चले हम जो है वो कमीशन बना देते हैं, कोई कमेटी बना देते हैं, कोई पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं। वो 2018 में इमरान खान साहब ने भी बना दी थी, उसने क्या किया था? तो कुछ ना कुछ हुकूमत को भी करना चाहिए, एंगेज करना चाहिए। ये कोई हाल नहीं है कि आप जो है वो आप कहें कि हम जो है वो जो हम करना चाह रहे हैं वो दुरुस्त है, कोई दूसरा जो है वो उसमें नहीं आना ना आए। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, ओके स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान का IMF के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम का मुआहिदा हो गया है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अब हमारी ज़िम्मेदारी का आगाज़ हुआ चाहता है, हमें शबाना रोज़ मेहनत करना होगी, तभी IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा जिसके बाद तरक्की और खुशहाली के सफ़र का आगाज़ होगा।
अब IMF ने इस मुआहदे के लिए जो मुज़ाकरात किए उसमें कुछ अहम इक़दाम की उन्होंने बात की है। IMF ने कहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में इजाफा किया जाए और मुनसिफाना इजाफा किया जाए, ये टर्म यूज़ की गई है। फिर ये कि ज़राअत, रिटेल और एक्सपोर्ट सेक्टर्स को बाकायदा टैक्स नेट में लाया जाए, और ये भी कहा है कि बिजली की कीमतों की बर वक्त एडजस्टमेंट होगी, बिजली की लागत कम करने के लिए इस्लाहात की जाएंगी और बिजली की गैर ज़रूरी जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाने से भी इज्तनाब किया जाएगा। राव खालिद साहब, ये तमाम चीज़ें जो IMF ने मुज़ाकरात के अंदर डिस्कस की हैं, हुकूमत पर लागू की हैं, अगर हुकूमत इस पर इम्प्लीमेंट कर ले, क्या वाकई ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा IMF का? जो हमारी मुआशी सूरत हाल है उसमें तो मुझे लगता है कि हम मांगे ना मांगे IMF ने अगली दफ़ा देने से इनकार कर देने पैसे। अच्छा, इसलिए इसको आखिरी प्रोग्राम हर दो सूरतों में समझा जाए। ठीक है, अगर हम कामयाब हो जाते हैं माशी सूरत हाल बेहतर करने में, फिर भी आखिरी प्रोग्राम हाँ, होगा। नहीं हुए अगर तो फिर नहीं भी होते तो IMF हमें पैसे नहीं देने लगा। हाँ बिल्कुल, हर दो सूरतों में। तो वो मुझे वज़ीर आज़म साहब की ये बात समझ आती है स्टेटमेंट ठीक है कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा। और जिस वसूख से वो कहते हैं तो उनके ज़हन में भी शायद हर दो सूरतें मौजूद हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी सूरत मौजूद हो, बुरी सूरत मौजूद ना हो, और उसी पहलू से देख के उसको कर रहा हूँ। एक तो ये है कि आउटसेट में मैं कह दूं कि इस प्रोग्राम से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, $7 अरब और हम ले लेंगे, जो फ़र्क पड़ेगा तो हमारे कर्ज़ के हुजम में पड़ेगा, वो और बढ़ जाएगा। क्योंकि जो आपने मेंशन की हैं चीज़ें, जी जी, उसको जब हम देखते हैं तो वो अपहिल टास्क है। मेरा नहीं ख्याल हम 70 सालों में अगर ये सारे कुछ नहीं कर सके तो अब 3 सालों का ये 37 मंथ का जो प्रोग्राम है, तो उसमें हम ये एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी इसमें कितना कुछ कर लेंगे। जहाँ तक मुझे नहीं लगता कि हम जो है ना वो कर पाएंगे। अभी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे फंसे पड़े हैं, तो माइक्रो लेवल पे ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो होता है तो वो कब तक जाके होगा पता नहीं, आई डोंट नो कब तक वो जाके उसको ठीक हम कर पाएंगे। मसला ये है कि बुनियादी टैरिफ में आज ही ऐलान हो गया, 7 रुपये 12 पैसे इजाफा कर दिया गया इलेक्ट्रिसिटी के। और IMF की शर्त क्या है, आप मुनाफकत देखें ज़रा उनकी IMF की। 2 पॉइंट पर्टिकुलरली मैं आपको उसमें पॉइंट आउट करता हूँ। एक तो वो कहते हैं उसी रिपोर्ट में जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है कि पाकिस्तान के जो तरक्याती और बाहमी जो दोस्त हैं, मुल्क हैं, उनकी मदद बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और उसके साथ ही चीन के हवाले से वो हमें डंडा लेके बैठे होते हैं, हमें बताएं चीन से लोन कैसे ले रहे हैं, हमें बताएं चीन से क्या मामला तय हुए हैं आपके, उन पैसों का आप क्या करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ बातों की हद तक तो ये कह रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे वो चाहते हैं कि हमें चीन पैसे ना दे या चीन हमारी को माली मदद माशी तौर पे ना करे। दूसरी उनकी मुनाफकत ये है कि पावर सेक्टर की आपने वायबिलिटी की उन्होंने बात की है, उसमें उन्होंने जो आपने बात की कि जो एक्सपेंशन ऑफ जनरेशन बंद करें, ठीक है जी, और साथ दूसरी मुनाफकत कास्ट रिड्यूसिंग रिफॉर्म्स लाएं। अब उधर से आप डंडा सर पे रखा हुआ उनके मारे जा रहे हैं कि ये बढ़ाओ, पैसे बढ़ाओ, बढ़वा भी लिए आपने गैस की, एनर्जी की प्राइसेस, और साथ आप कह रहे हैं जी उसके रिड्यूस करने के रिफॉर्म्स करें। क्या रिफॉर्म्स होंगी? आपका सर्कुलर डेट ख़त्म नहीं होगा, आपकी एफिशिएंसी नहीं आएगी सिस्टम में पूरे में, तो वो 3 सालों में तो नहीं आने लगी जिस किस्म के मामलात हैं हमारे। सही बात है। तो वो किस तरह से आप ठीक करेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करना। बात यह कि हम ये सियासी मामलात की तरफ जा रहे हैं, जो एक मुआशी मामलात हैं उसको सेट करने की कोशिश नहीं कर रहे। अभी पेट्रोलियम डीलर्स के ऊपर लगा, उन्होंने शोर डाला, उनके साथ आपने बैठ कर नेगोशिएट कर लिया। उसके बाद फ्लोर मिल्स वाले आ गए, उनके साथ आपने नेगोशिएट कर लिया। जिन सेक्टर्स में टैक्स लगाना है उस तरफ आप जा ही नहीं रहे। एग्रीकल्चर के जैसे हम बात करते हैं, हम रियल एस्टेट की जो ओवरऑल उसका है जो वॉल्यूम है जो जिस तरह का होता है उसकी तरफ आप जा नहीं रहे। जो टैक्स नेट से बाहर है, ताजर हैं छोटे, उनकी तरफ आप उस तरह से जा नहीं रहे। बैठ के रोज़ FBR में तकरीरें कर लेते हैं आप, और उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आपका जो है कोई 1-2% प्रोग्रेस है, आपकी प्रोग्रेस ही नहीं हो पा रही। एक तरफ आप कहते हैं जी बिल्कुल किसी को बाहर नहीं रहने देना, साथ ही आप चेयरमैन FBR को कह रहे हैं किसी के साथ ज्यादती ना हो, आपने किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। तो आप ज़बरदस्ती नहीं करेंगे तो कौन आएगा भाई? आप ज़बरदस्ती भी करके देखिए, आपने वो फिर भी नहीं आते, तो किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? अब IMF के प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन जो है, बोर्ड ने भी अप्रूवल दे दी है उसकी, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए 1-2 चीज़ें तो आपने की थी, लेकिन उन्होंने 6-7 पॉइंट उसमें हैं। इन्फ्लेशन कम करना, क्या इन्फ्लेशन कम हो जाएगी हमारे यहाँ जिस तरह की हमारी सूरत हाल है?
महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये दावे करते हैं हमने कम कर ली, इतने पॉइंट इतने परसेंट होगी, पॉइंट इतने परसेंट होगी, उससे लेकिन कम ग्राउंड कोई में नहीं तो हो कोई रही। फर्क नजर नहीं आ प्राइसेस रहा। अब ठीक भी है। जी, दूध का डब्बा 1.5 लीटर का 140 रुपए उसकी प्राइस बढ़ गई है। 140 रुपए लीटर होता था दूध किसी ज़माने, सही बात है, It's very दो साल unfortunate. पहले तकरीबन, अब उसकी 520 रुपए वो हो गया है। तो किस तरह से इन्फ्लेशन कम होगी जी आपकी, आप जब हर चीज ठीक पे 18% टैक्स अक्रॉस द बोर्ड करके लगा देंगे। बिल्कुल सही बात फिर ये है। पावर सेक्टर की उन्होंने बात की, प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट बढ़ाएं। आप जब बिजली और गैस की प्राइसेस कंपिटेटिव नहीं होंगी, तो उनको उस तरह फैसिलिटीज नहीं होंगी, डॉलर की प्राइस आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे, तो फिर कैसे एक्सपोर्ट सेक्टर को आप या प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज उन्होंने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज की है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज पे आप चुप करके बैठे हुए हैं, फिजिकल डिसिप्लिन आप ला नहीं सकते, सब्सिडीज जो एग्जेम्पशंस है वो आप ख़त्म नहीं कर रहे, और उसके बाद रीबैलेंस ऑफ स्पेंडिंग, वफाकी और सूबाई हुकूमत की अखराजात में कमी, वो नहीं हो सकती राव कौन खालिद सा साहब, वो पहलू नहीं जो हो आप कर सकती। रहे हैं, ये 6-7 चीजें वो कभी नहीं हो सकती। ये हो ही नहीं ठीक है। सकता, तो फिर आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। हाँ। तो प्री कंडीशन जो थी, जो हमने एग्री की हैं, तो ये कोई नई उसमें चीजें आ गई हैं, या पहले वो मुतमईन होकर उन्होंने ठीक है। अप्रूव किया, अब नई कंडीशन साथ डाल दी हैं। नई तो नहीं है लेकिन पुरानी है, री एम्फसाइज आप कह लें उन्होंने किया उसको। बिल्कुल ठीक है। नज़मुल साकिब साहब, ये जो IMF का प्रोग्राम मिला है हुकूमत को, ये हुकूमत के लिए ज़ाहिर एक रिलीफ हुकूमत इसे अपने लिए समझ रही है, लेकिन इस रिलीफ को क्या अपॉर्चुनिटी में बदल पाएगी और क्या रिफॉर्म्स कर पाएगी जो कि ज़रूरी हैं इस हुकूमत के लिए, इस मुल्क के लिए? सबसे पहले तो रामीन ये देखिए कि IMF का प्रोग्राम अभी पूरा अप्रूव नहीं हुआ। अभी तक सिर्फ स्टाफ लेवल पे मुआहदा हो गया। एग्रीमेंट हुआ जी। है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अभी इसकी मंजूरी देनी है। ये तो इसमें एकदम से ही मिठाइयाँ बांटने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो ये प्रोग्राम जो है उस फेज़ में है कि अभी वो, और फिर याद रहे कि ये जो $7 अरब की बात हो रही है, ये नहीं है कि अगली मंडे को हमारे पास आ जाएंगे। जी जी। इसमें 37 महीने हैं, यानी 12 या 36, 3 साल और 1 महीने पर मुहीत ये आपको पैसे मिलेंगे थोड़ा थोड़ा करके। मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि ये तलवार आपकी जो है ये लटकती रहेगी आपके सर पे और आपकी मईशत पे 3 साल 1 महीने तक। ये क्लैरिफाई करने के बाद ये बताऊंगा कि अगर ये मंजूर कर लेता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड इनका, ये बात बन जाती है, तो इससे कोई मईशत आपकी बहाल नहीं हो रही। ये यूं समझिए कि ताकत का एक इंजेक्शन लगेगा, बाकी काम आपने करने हैं। और राव साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से बताया कि क्या क्या करने हैं। आपने ये कहा कि शबाना रोज मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो मिल गया। अब ये है कि ये जो शबाना, ये जो आ जाती हैं बार बार, ये जो रूज शबाना रूज हमने करना है, ये कैसे करेंगे? कौन से ऐसे काम हैं जो कि हमारे अपने हाथ में है और हम नहीं कर रहे? मैं सिर्फ 4-5 गिनवा देता हूं। अगर आप उन 4-5 कामों को ही कर लेते हैं, तो पक्की बात है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अच्छा, बताइए। पहली बात, आपने सब्सिडीज खत्म करनी थी, बजट दिया, आपने खत्म की। आपने टैक्स नेट में सबको लाना था, अमीरों से टैक्स लेना था, आपने लिया। जरदारी साहब ने कहा मेरे दोस्तों को ज़राअत की समझ नहीं आ रही, तो ये इशारा किस तरफ था? आपने जमींदारों से टैक्स लेने की बात जो है उस पर को बात की है। आप ये जो निजकारी की बात कर रहे हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, कहां तक बात पहुंची है? ये अभी तक तो यही सुनने में आ रहा है, ये हो रहा है, ये हो जाएगा जी। फिर उसके बाद आपके पास, आपके हाथ में है IPPs, जो आपकी मईशत के तमाम किस्म के मसाइल की जड़ में बैठी है। ठीक बात। आपने IPPs का क्या किया है? आपने इसका ये लेना कि पैसे आ जाएंगे, चलो इसको खर्च कर लेंगे। देखिए, मईशत दान जो है ना, चाहे वो माल्थस हो, चाहे केन्स हो, या बड़े बड़े लोग पहले से ही कह चुके हैं, आपने अपने खर्चे कम करने होते हैं, बजट करना होता है। क्या हुकूमत ने इस बजट में या बजट के बाद अपने ऊपर होने वाले अखराजात को कम करने की बात भी की है? नहीं की ना। नहीं की। तो मुझे ये लगता है कि ये सारे सियासी बयानात हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ये सियासी बयान इसलिए लग रहे हैं कि सिर्फ ये कहना कि जी स्टाफ लेवल का हो गया, और फिर उसके बाद आप यानी लुडियाँ डालें और उसके बाद कहें जी देखें हमारी हुकूमत ने ये किया फलाना,
आपको इस पे जो देना पड़ेगा ना, जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आप कर्जे में और फंस रहे हैं। चले फंस गए, लेकिन अब ये कि इसका फिर इस्तेमाल भी करना है, और इसका इस्तेमाल है एक बड़ी चीज। बाकी जो बड़े बड़े द्यो और अफरीत हैं, जिस तरह मैंने IPPs गिनवाए, टैक्स में लाना, सब्सिडीज खत्म करना, ये जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं इनके ऊपर यानी इनकम टैक्स लगाना बकौल जरदारी साहब के, ये सारे इकदामात आप नहीं कर रहे, ना ही आप करने की कोई इंटेंट जाहिर कर रहे हैं। अब क्या है, अगले 6 महीने मैं बता रहा हूं आपको जी। अगर तो मेरी तो दुआ है कि हुकूमत जो है ये पूरे अपना वक्त जो है वो करे, 5 साल नहीं 10 साल 25 साल तक रहे, कुछ करके दिखाए। लेकिन मेरा तज्जिया ये कहता है कि ये जो हालात इस वक्त हैं सियासी, आपके जो आपका पेश मंजर है, उसके बाद आपके जो मईशत के सारे ये मसाइल हम सब ने आपको गिनवा के दिए हैं। 6 महीने अगले बड़े क्रिटिकल हैं। इन 6 महीनों में आपने कुछ करके दिखाना है, बातें नहीं करनी। और ये जो शबाना रूज की बातें हम सुनते हैं ना, ये काइंडली इस पे अमल भी करके दिखाइए। और आप जब ये कहते हैं कि IMF का शुक्रिया, देखें ना, आप IMF का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जी आपने हमारे लिए ये स्टाफ लेवल का कर दिया, अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी कर देगा। किस चीज का शुक्रिया, किस चीज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप? ना ये आपको मिली है कि आप अपनी जेब में डालें और भूल जाएं, ना ही इसका इस्तेमाल करने की आप जब तक बात की है। तो मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ अपनी बात ख़त्म करता हूँ और मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त है कि जो वो बातें करते हैं अपनी टीम से कहें, सिर्फ डांटने से बात नहीं बनती। कि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर किसी वज़ीर ने ये किया वो किया। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपने बज़ाहिर जो दिखाना है वो करके अंदर से दिखाना भी है, और वक्त ऐसा आ गया है। मैं इसीलिए 6 महीनों की बात कर रहा हूँ, और मेरी ख्वाहिश और दुआ है कि कम से कम अगले 6 महीने तक ये जो तसलसल है, देखिए पॉलिसियों को तसलसल भी तो है ना, वो भी जरा सी बात आती है अचानक हो बहुत बदल जाती है। तो इस हुकूमत को मौका देना चाहिए कि ये करके दिखाए। ये ना हो कि हम कितनी दफा चेंज हुए, ये तो मसला कंसिस्टेंसी, बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया है, ये बहुत बड़ा मसला है कंसिस्टेंसी का। साकिब, आप उसमें पॉलिसियों के तसलसल के लिए आपकी गवर्नमेंट का होना भी जरूरी है। ये सारे मसाइल हैं, हमें सबको पता है। आपके जो सड़क पे चलने वाले रेडी ठेले वाले हैं ना, उनको भी पता है। मसला ये है कि मसले का तो पता है, हल करने की तरफ बात नहीं हो रही। हाँ, पता वो भी है, लेकिन विल नहीं है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना कहीं पर। साकिब, आपको क्या लगता है हुकूमत ऐसा क्या कर रही है कि ये वाकई हमारा IMF का आखिरी प्रोग्राम हो, जिस तरह का दावा वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं? कुछ कर भी रहे हैं वो इस बारे में? नहीं, वो अमली तौर पर तो उनको कुछ ना कुछ करना होगा, तभी मेरा ख्याल है हम ये कह सकते हैं या दावा कर सकते हैं कि IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। एक बात तो ये है कि जो हुकूमत वक़्त है उसको जो अपनी शाह खर्चियाँ हैं उनको कम करना होगा, क्योंकि अवाम में एक तासुर पाया जाता है कि अब IMF की जितनी भी शराइत हैं, मुख्तलिफ बिजली महंगी करनी है या मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनकी, वो सारी अब टैक्सेस का जो निज़ाम है, टैक्स अभी जो बजट आया है उसमें टैक्सेस की भरमार हुई है, अल्टीमेटली आम लोगों पर उसका बोझ आ रहा है और वो ना चाहते हुए भी बर्दाश्त कर रहे हैं। महंगाई है उसको भी बर्दाश्त कर रहे हैं, महंगी बिजली है उसको भी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन एक तासुर पाया जाता है कि ये कब तक चलेगा, क्या ये कहीं पे एंड होगा, कहीं पे बेहतरी की कोई उम्मीद है? तो उस उम्मीद को हुकूमत को उम्मीद दिलानी चाहिए कि अपनी जो शाह खर्चियाँ हैं जो उसको एक तो कम करना चाहिए, और जो जितने इदारे हैं जो खसारे में जा रहे हैं, अगरचे ये मुश्किल फ़ैसले हैं कि वहाँ पे लोग जो मुलाजमीन हैं उनको किस तरह हैंडल करना है और जो उनको कैसे जो है वो आपने भेजना है, कोई अगर पेंशन पे किसी को भेजना है, रिटायरमेंट करनी है या जो भी उसका कोई मैकेनिज्म है, अल्टीमेटली एक मुश्किल फ़ैसला है। लेकिन जो इदारे खसारे में जा रहे हैं, आज से 10 साल पहले भी खसारे में थे, अगले 10 साल भी हमें वो खसारे में नज़र आ रहे हैं, तो उनकी तंजीमें नौ ज़रूरी है, उनकी निजकारी ज़रूरी है, ताकि वो जो खसारा है कम से कम वो तो ख़त्म हो। तो इसलिए हर शोबे को जो है वो उसको हैंडल करना
ज़रूरी है। फिर टैक्स का जो निज़ाम है उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि टैक्स इस्लाहात और जो हर बंदा जो है वो टैक्स दे। लेकिन मसला फिर वही आता है कि जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लोग टैक्स तो देंगे लेकिन टैक्स के बदले लोगों को क्या मिल रहा है? क्या हमें वो ये एजुकेशन जो है वो उस लेवल की हम लोगों को मिल रही है? उस पे एजुकेशन पे आपको अलग खर्चा, अच्छी जो तालीम है अपने बच्चों को दिलाने के लिए आपको अलग जो है वो खर्चा करना पड़ेगा। क्या ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पे ऐसी? वो भी नहीं है। तो ये हेल्थ है, तो ये मल्टीपल चीजें हैं। जब टैक्स दे रहा है एक बंदा तो उसको ये फैसिलिटीज उस लेवल की मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। तो दोनों साइड्स को देख कर जो है वो चलना होगा। एक और एंगल में यहाँ पे रखूंगा कि वो है जो सियासी इस्तेहकाम, वो भी बड़ा ज़रूरी है। अगर वो सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो फिर हम जो है वो डिज़ास्टर का ही इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। उसकी एक सादा सी मिसाल है कि 2013 में जब नून लीग की गवर्नमेंट आई, उसके बाद 14 में धरने शुरू हो गए, 17 में प्राइम मिनिस्टर घर चला गया, तो वो एक अदम इस्तेहकाम था उन 5 सालों में। फिर जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट आई, वो भी उस तरह डिलीवर नहीं कर सके। फिर पीडीएम की गवर्नमेंट आई, अभी जो दोबारा से वही पीडीएम 2 जो है वो आ चुकी है। अभी दोबारा से हमें वो अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है पॉलिटिकली, सियासी तौर पर, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए ये इस्तेहकाम का होना बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकली, कि कोई भी अगर गवर्नमेंट आई है, अल्टीमेटली अपोजिशन होती है, प्रेशर भी होता है, अवाम का प्रेशर भी होता है, आपको सख्त फैसले भी आप कर रहे होते हैं तो प्रेशर होता है, लेकिन डिलीवर आपने करना होता है। तो वो जो पॉलिटिकली या सियासी इस्तेहकाम है और जो मुस्तकिल एक गवर्नमेंट का चलना, मतलब एक हुकूमत अगर आई है वो 5 साल चले, मैं समझता हूँ 2013 से 18 तक एक पूरे सिस्टम के तहत वही नून लीग की हुकूमत होती, 18 से 23 तक पीटीआई की गवर्नमेंट होती, 23 से आगे जो है वो 5 साल के लिए जो दूसरी हुकूमत होती। तो आहिस्ता आहिस्ता जो जमहूरियत है, मेरा ख्याल है उससे हमारी मईशत भी जुड़ी हुई है और वो बेहतर हो सकती है, बेहतर ट्रैक पे चढ़ सकती है। एक दिन, एक महीना या एक साल में तो ये काम खत्म होना नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म जो है वो एक प्लानिंग है, जिस प्लानिंग को लेकर इनको चलना पड़ेगा, तब भी किसी लॉजिकल एंड तक और सीधे रास्ते तक पहुंच सकते हैं और मईशत भी हमारे दुरुस्त सिमत जो है वो इख्तियार कर सकती है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त विदास। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका में इलेक्शन कैंपेन ज़रूज पर हैं और ऐसे में एक कैंपेन के दौरान सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त बाल बाल बचे जब उनके खिताब के दौरान, रैली के दौरान एक गोली उनके कान को छूती हुई गुजर गई। ये गैर मामूली सूरत हाल थी, हमलावर को मौके पर ही मार दिया गया। मगर इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप छठे अमेरिकी सदारती उम्मीदवार बन गए जिन पर असैसिनेशन अटैम्प्ट्स की गई हैं। इसके अलावा अमेरिका की तारीख को अगर देखा जाए तो 4 सदूर ऐसे हैं जो कि वाइल देवर इन देयर ऑफिस उन पर हमले हुए इस तरह के और वो हलाक हो गए, जिनमें अब्राहम लिंकन हैं, गारफील्ड हैं, जॉन एफ कैनेडी हैं और विलियम मैकिनली शामिल हैं। नजमुल साकिब साहब, क्या वजह है कि अमेरिकी सदारती कैंडिडेट्स या अमेरिकी सदूर इतने ख़तरों से घिरे रहते हैं कि ऐसी तारीख है अमेरिका की असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की और मर्डर्स की, प्रेसिडेंट्स की? ये इंसानी फितरत की बात है रामीन। अगर आप दुनिया की तारीख देखें जो हमारे सामने आती है, उसमें आप डायनेस्टीज़ देख लीजिए, चाइनीज़ डायनेस्टीज़ देख लीजिए, एम्पायर्स देख लीजिए, यूनान की एम्पायर वगैरह वगैरह, फारस की एम्पायर। उसके बाद आप आ जाइए हमारे अपने इलाके की मुग़लों की सियासत में आ जाइए, आप देखेंगी कि आपको 2 चीज़ें उसमें नज़र आएंगी। एक आएगी वक्फ़ों से और एक होगी जो मुस्तकिल होगी। वक्फ़ों से आएगा सियासी अदम इस्तेहकाम। अच्छा, यानी इस्तेहकाम की सियासत की जो आपकी जो रविश चल रही होती है उसमें अदम इस्तेहकाम आता है। ये वक्फ़ों से जो यानी इस वक्त मुल्क का बुनियादी मसला ये भी है। एक होता है सियासी अदम बर्दाश्त, ये चीज़ मुस्तकिल रहती है और ये तारीख को अब गवाह है आपकी कि किसी ने किसी को बर्दाश्त ना किया। बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया, बेटे ने अपने कज़न को कर दिया। एक तरफ दारा शिको है और दूसरी तरफ आपका औरंगजेब है। उधर से आपने देखा कि बस अपनी उस कुर्सी को हासिल करना है। अच्छा, यहाँ पे ये आता है कि हमें हैरानी क्यों होती है। इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूँ, जल्दी से मैं अपनी कंडमनेशन यानी बीच में डालना चाहूँगा कि ये जो वाक़या आज पेश आया है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, ये गलत है जी। इसको कंडेम करना चाहिए स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में। इस पे हमें अफसोस है
इस पे हमें दुख है। ये कोई तरीका नहीं है। और इसमें हमने देखा कि पाकिस्तान से जितने भी हमारे लीडर्स हैं उन्होंने दुनिया भर के लीडर्स की आवाज़ में आवाज़ मिलाई और कहा कि जी हम इसको कंडेम करते हैं और हमें इस पे अफसोस है। इसमें दो बातें अच्छी भी हुई हैं। पहली बात अच्छी हुई है कि जान बच गई और उसमें ये हादसा खुदा न खास्ता किसी और तरफ जा सकता था। दूसरा ये है कि जहाँ तक ट्रंप की और उनकी पार्टी का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इस तरह के जब वाक़यात सियासत में होते हैं तो आपकी मकबूलियत में इजाफा होता है। अच्छा, अब ये है कि मैं जो बात कर रहा था उसको मैं ख़त्म करूँगा कि ये जो आपका मैंने बताया ना सियासी अदम बर्दाश्त, हमें हैरानी हुई कि ट्रंप पे ये हमला हुआ। आपने उन सुदूर के नाम गिनवा दिए जिनको के, तो हमें पता ये चला कि ये कोई नई बात नहीं है। हैरानी किस चीज़ पे होती है? किस चीज़ पे? इस वक्त की आखिरी बात हैरानी हमें ये होती है कि हमें लगता है कि अब हम एज अ यानी ह्यूमन बीइंग हम बड़े डेवलप कर गए हैं, हमने बड़ी तरक्की कर ली है, हमें जो है ना वो अखलाकियात समझ आ गई है, हमें पता लग गया है कि किस तरीके से काम करना है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा आपके लाखों नाजरीन को कि तरक्की जो हुई है ना वो हमारे एनवायरनमेंट की हुई है, हमारे इर्द गिर्द की हुई है। ये एसी लग गया, ये जहाज चल पड़े, ये ट्रेनें चल पड़ी। मैं वैसा ही वैसे का वैसा ही हूँ, मैं लालची हूँ, मेरे अंदर से मैं नहीं गई अभी तक, तो मेरी तरक्की तो हुई नहीं है। और चूंकि मेरी तरक्की नहीं हुई लिहाजा मैं इसको तरक्की मानता ही नहीं हूं। जिस दिन ये मैं का सीगा हम में बदलेगा और बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको क्या, और करेंगे आप अगले आदमी को भी बर्दाश्त, यकीन कीजिए तरक्की का सफर उस वक्त शुरू होगा। ठीक बात है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। हम इंसान की वायलेंट इंस्टिंक्ट्स को काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं, इट इज़ स्टिल देयर। राव खालिद साहब, रिपब्लिकन्स जब ज़ाहिर है वो एक सियासत भी इस पर शुरू हो चुकी है, वो बाइडन की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं रिपब्लिकन्स के वेंस, वो ही कह रहे हैं कि जी बाइडन साहब का जो रेटरिक है, हालांकि रेटरिक तो ट्रंप साहब का होता है, लेकिन बाइडन साहब का जो रेटरिक है उसकी वजह से इश्तियाल आया है लोगों में। आपको लगता है यही वजह है कि पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, बयानिए की जंग है, पाकिस्तान में भी यही देखा जाता है, तो लोगों के सेंटिमेंट्स पर खेला जाता है और फिर उसका नुकसान भी हो सकता है कभी कभी, जैसे देखा हमने? अच्छा, बहुत से पैरेलल्स ड्रॉ किए जा रहे हैं पाकिस्तान की उनकी सियासत में और इमरान खान और ट्रंप में, तो कोइंसिडेंट हो सकता है, लेकिन अमेरिका बहादुर जो है वो अमेरिका बहादुर है। वो उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो आपने जितने भी हवाले दिए JF के ख़ास तौर पे उसमें जिनका मैं ख़ास तौर पे जिक्र करूँगा, पॉपुलर लीडरशिप जो है ना वो अमेरिका को सूट नहीं करती, बल्कि बहुत से मुल्क जमहूरी होने के दावेदार हैं, लेकिन पॉपुलर लीडर जब आता है ना तो उनकी एस्टेब्लिशमेंट को फिक्र पड़ जाती है, फिर वो तरीके इख्तियार करते हैं, आने ना दें उसको। उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो दुनिया पे अपना गलबा कायम रखना चाहती है, वो अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो चलाना चाहती है ताकि डॉलर्स उनके चलते रहें। उस वजह से वो कोशिश करते हैं कि लीडरशिप ऐसी हो जो कम अज़ कम उनके इशारे पे अगर ना भी चले तो कोई कब बगावत का आंसर उसमें ना पाया जाता हो। जैसे बुश बाप और बेटा थे, वो बड़े डोसाइल किस्म के दोनों सदर रहे। बुश को तो दूसरी दफ़ा, जूनियर बुश को दूसरी दफ़ा बनाने के लिए वहाँ भी एक 9 फरवरी हुआ है। उसको अल गोर के जहाँ से आखिरी स्टेट में जिसमें वो जीत रहे थे, अचानक वहाँ पे बिजली चली जाती है, कंप्यूटर सिस्टम बैठ जाते हैं, और जब बिजली वापस आती है तो वहाँ का रिजल्ट तब्दील हो जाता है। और वो जब सुप्रीम कोर्ट में उसको लेके जाते हैं, चैलेंज करते हैं उसको, तो उनको फिर उनकी एस्टेब्लिशमेंट फोर्स करती है कि आप इसको ना चलाएं आगे, वो रोक लिया जाता है उनको किसी ना किसी तरीके। तो ओबामा का मुझे खुद पता है, सेकंड टर्म जब उनको देनी थी तो उस वक्त वो सारा जो बिल्डअप किया गया उसामा बिन लादेन के सारे वो वाक़े के गिर्द, तो वो बुनियादी तौर पे ओबामा साहब को बहुत बड़ा क्रेडिट दे के तो उनको दोबारा लाना था। तो ये टैक्टिक्स वो यूज़ करती है। अब ट्रंप का मसला क्या है? ट्रंप जो है वो कहता है हमारा क्या काम है सीरिया में, हमारा क्या काम है अफगानिस्तान में, हम क्यों दुनिया की, यूक्रेन में हमारा क्या काम है, हम क्यों दुनिया की जंगों में पड़े हुए हैं, हमें अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए। हमारा अपना मुल्क जो है वो बहुत बेहतर सूरत हाल में नहीं है, हमें अपने लोगों की, अपने मुल्क को, इसको बेहतर करना है।
तो ये तो वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट को वारा ही नहीं खाता। वो तो पूरी दुनिया को अपने इशारों पे नचाना चाहते हैं। उन्होंने तो बड़े बड़े पहले रूस को दुश्मन के तौर पे खड़ा किया, अब चीन को खड़ा किया हुआ उन्होंने, कल को किसी और को ले आएंगे। तो वो इस तरह करके वो अपने दुश्मन क्रिएट करके अपनी कौम को डरा के वो एक ख़ास सिमत में उस सारी इस्टेब्लिशमेंट को रखते हैं, अपने हुकूमत को और सबको। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और ये जो वहाँ पे इंसाइटमेंट हुई जो बुनियादी तौर पे, वो उसको एक इश्तियाल अंगेज़ करार दिया गया कि मुश्तिल करता है लोगों को ट्रंप, और सारा उसके ख़िलाफ़ एक ख़ास किस्म का बयानिया क्रिएट किया गया, इसमें कोई शक नहीं है। और उसकी वजह से वो यकीनन उसका एक रिएक्शन, ये पॉसिबल रिएक्शन हो सकता है, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है, बड़ा कंडेमेबल है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि ये बहुत आधे इंच का फ़र्क था। मैं इत्तेफाक से उस वक्त CNN देख रहा जब इंसिडेंट हुआ है, तो आधे इंच का फ़र्क था। एक आधा इंच इधर होती बुलेट तो एक दुनिया का मंजरनामा ही तब्दील हो जाना था, एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की सूरत हाल पैदा हो जानी थी। बेहतर हुआ अल्लाह ताला ने खैर की सारे दुनिया के लिए, वरना पता नहीं वहाँ पे क्या हंगामे होते और किस तरह, क्योंकि वहाँ पे नो डाउट ट्रंप के जो सपोर्टर हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वो कह ले कि उसके मोहब्बत करते हैं उससे। और वो अब उसकी ये कह ले कि जो पॉजिटिव बात नजू साग साहब कह रहे थे कि अब उसकी फतह जो शक शुबा था वो भी यकीनी है, अनटिल अनलेस जो अभी उसका जजमेंट आनी है जिस केस में उसको 18 काउंट पे गिल्टी ठहराया गया था, उसमें कोई बहुत बड़ा कोई फैसला वो जज साहब ना कर दे और सज़ा कोई ऐसी दे दे जिससे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी उनकी क्वालिफिकेशन के हवाले से भी फैसला दे चुकी है, देखते हैं आगे क्या होता है। साकिब, आपको लगता है कि ये असैसिनेशन अटेम्प्ट ट्रंप को थोड़ा हेल्प आउट भी कर सकता है? अब आने वाले इलेक्शंस में एक सिंपैथी वोट होता है, या पाकिस्तान में भी सिंपैथी वोट होता है जो बन जाता है, वोट बैंक बन जाता है। और दूसरा ये कि मैथ्यू क्रूक्स नाम आया सामने, जो कि जिन्होंने असैसिनेशन अटेम्प्ट की, जिसको मार दिया गया उसी वक्त मौके पर, 20 साल का ही लड़का था। इसके बारे में क्या आ रही है सामने, क्या इस बंदे का बैकग्राउंड क्या था? एक तो जो आपने कहा कि इसका असर होगा या नहीं होगा, तो मेरा ख्याल तो ये है कि ये जो ट्रंप को जैसे ही वो जो गोली जो अटकर रही थी, उसके बाद उनको सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स थे उन्होंने उसको इर्द गिर्द थे, तो उन्होंने मुक्का जो लहराया था, वो जो तस्वीर बनी है, मेरा ख्याल है वो उसी तस्वीर को अब लेकर चलेंगे ट्रंप जो है। और जो ट्रंप के बेटे ने एक उनकी वही तस्वीर जो है वो ट्वीट की और ये लिखा कि अमेरिका को इसी फाइटर की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो इस बुनियाद पर इलेक्शन तक जाएंगे। पहले ये इलेक्शन में ट्रंप जो है वो काफ़ी आगे जा रहे थे, और अब मज़ीद जो है वो यकीनी तौर पर अमेरिका में उनको इसका वोट मिलेगा। जो बात की आपने दूसरी, उसमें यह बताया जा रहा है कि ये 20 साला नौजवान था, और जो रजिस्टर्ड वोटर था, रिपब्लिकन्स का ही रजिस्टर्ड वोटर था, उसके वालिद से जब जो CNN की जानिब से पूछा गया कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि उसी वक्त जो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स थे, उन्होंने एक स्नाइपर था, उसने उसको हिट किया और उसको वहीं पे मार दिया। तो उसे उसके वालिद से जब पूछा गया कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह, तो उसके वालिद ने कहा कि मुझे अभी तक कोई समझ नहीं आ रही कि उसने क्यों ये एक्ट किया है, क्यों जो है वो गोली चलाई है, इसके पीछे वजह क्या थी। अभी कुछ जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही। तो अभी तक कोई ऐसा क्लू नहीं मिला कि उसके पीछे जी वो उन्होंने जो इंटरनेशनल मीडिया CNN है उनको इंटरव्यू दिया है उसके वालिद ने। लेकिन उस स्नाइपर की वीडियो जो है या उसके वालिद से लड़के की भी आई है, लड़के की आई है, लड़के की वीडियो भी शायद जो है वो आई है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि एग्जैक्टली वजह क्या थी, उसके पीछे क्या पर्पस क्या था, मकसद क्या था। या अब 20 साल का नौजवान है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस एज का नौजवान डायरेक्टली हिट कर रहा है एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को। उसके पीछे अल्टीमेटली कोई बड़ी वजह हो सकती है कि किस से वो इम्प्रेस हुआ, किस वजह से उसने देखा कि इसको मुझे हिट करना चाहिए। फिर रैली जहाँ पे रैली हो रही थी उसमें सिक्योरिटी के हवाले से भी मैंने देखा कि ये जो एक्स के जो मालिक हैं, ओनर हैं, ये एलन मस्क जो है, उनकी जानिब से भी मल्टीपल ट्वीट्स मैंने देखी, और वो जो है वो काफ़ी एग्रेसिव लग रहे थे, जिस तरह पाकिस्तान में होता
होता है कि अगर इस तरह का कोई सिक्योरिटी लैप्स हो जाए तो वो डायरेक्टली वो सीक्रेट सर्विस के जो हेड हैं और उनकी जो सारी है लोग हैं उनको रिजाइन का कह रहे थे कि उनको फौरी तौर पर रिजाइन करना चाहिए। लेकिन दूसरी जानब जो बाइडन है उन्होंने और पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी मजम्मत भी हो रही है, उन्होंने जितने उनके खिलाफ वहाँ पे इश्तिहारात थे, बयानात थे, वो जो उनके मुखालिफ कैंडिडेट्स हैं उन्होंने रोक दिए हैं सारा जो है। इस हवाले से बहरहाल तहकीकात हो रही हैं कि इसके पीछे वजह क्या थी, इसके पीछे क्या वजूहात सामने आती है। नजमुल साकिब साहब, सवालात क्या हैं आज नाजरीन के लिए? जी शुक्रिया रामीन। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है कि जजेस मुखालिफ मुहिम चलाने वाले गर्मियाँ अडियाला में गुजारेंगे। ज़रूरी सवाल ये है कि गर्मियाँ तो बस अब 2-3 माह की रह गई हैं, तो क्या इन ख़वातीनों हज़रात के अडियाला में क़याम का बंदोबस्त सर्दियों में भी हो सकता है कि नहीं? इंटरेस्टिंग। आज का गैर ज़रूरी सवाल, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब ने फरमाया है कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से माशी मुश्किलात का सामना है। जी दोबारा बोलता हूँ, ज़रा मुश्किल सी बात है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से माशी मुश्किलात का सामना है। जी गैर ज़रूरी सवाल ये है कि क्या ऐसा तो नहीं कि माशी मुश्किलात को ज़िंदा रखने के लिए सियासी अदम इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है? नाज़रीन, ये सवालात आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।